आगे लिखिए सेल पोटेंशियल। लिखो इसमें द डिफरेंस, यहां देख लो, चलो द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स of two electrodes in a galvanic cell. Galvanic cell is known as cell potential. ठीक, ये बहुत ही आसान चीज है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि ये हमने एक इलेक्ट्रोड यहाँ बना दिया और ये हमने दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ बना दिया और इन्हें कनेक्ट कर दिया, तो बन गया हमारा गैल्वेनिक सेल। सपोज करो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपना 5 वोल्ट है और इसका 1 वोल्ट है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का? 4 वोल्ट। तो इसका जो सेल पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। किसी भी गैल्वेनिक सेल में दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। नहीं समझ में आ रहे? किसी भी गैल्वेनिक सेल, भाई गैल्वेनिक सेल इज मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रोड। अब दोनों इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रो पोटेंशियल है, तो दोनों के इलेक्ट्रो पोटेंशियल का डिफरेंस कर दो, है ना? तो डिफरेंस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। बस इसी को हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। तो हमने क्या लिखा है? द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स इन अ गैल्वेनिक सेल इज नोन एज सेल पोटेंशियल। ठीक। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, द सेल इज नॉट अंडर ऑपरेशन, तब इसी को सेल पोटेंशियल की बजाय हम इसे क्या बोल देंगे? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये समझ में आ रहे? तो मैं लिख दे रहा हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF when cell is not under operation। जब सेल में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है उस समय पे इसको हम क्या कह देंगे? EMF। ठीक। अब सुनो, तो बस समझ में आ गई ना? सेल पोटेंशियल क्या है? किसी भी गैल्वेनिक सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रो पोटेंशियल के डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं? सेल पोटेंशियल। ठीक। अच्छा, एक और बात, इट इज डिनोटेड बाय, इट मींस सेल पोटेंशियल या EMF, इट इज डिनोटेड बाय ई सेल। किससे डिनोट करेंगे इसको? ई सेल से। अब अगर मेरे को ई सेल बताना हो तो मैं कैसे बताऊंगा? बताओ। ई सेल बताने का तरीका है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, सही है ना? कैथोड का इलेक्ट्रोपोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोपोटेंशियल, दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आपका सेल पोटेंशियल। बोलो। अब अगर यहाँ पे आपने दोनों स्टैंडर्ड लिए तो ये स्टैंडर्ड आ जाएगा, और अगर आपने दोनों नॉन स्टैंडर्ड लिए, मान लो आपने ले लिया ई कैथोड और ये ले लिया ई एनोड, हमें है ना? ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? ई सेल। ठीक। इसे स्टैंडर्ड और वैसे थोड़ी। अब इसमें एक चीज और समझ लो जरा, मैं जरा इसको रफ कर देता हूं। देखो, हमारे पास आ गया ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो दिस इज आवर फॉर्मूला। यहाँ जो ई नॉट कैथोड है उसका मतलब क्या है? ई नॉट का मतलब है इलेक्ट्रोपोटेंशियल, लेकिन कौन सा इलेक्ट्रोपोटेंशियल? SRP या SOP? दो होते हैं ना, तो इसका मतलब होगा SRP। तो जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूं तो आप समझ जाओ SRP की बात हो रही है। या जैसे जो हम एल्कोहल बोलते हैं तो जनरली समझ लिया जाता है कि एल्कोहल मींस C2H5OH। बोलो, वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस SRP। SRP बोले तो भी SRP, इलेक्ट्रो पोटेंशियल बोले तो भी SRP, और जब SOP बोले तब SOP। ठीक। तो ई नॉट कैथोड का मतलब क्या है? SRP कैथोड। और ई नॉट एनोड का मतलब क्या है? SRP एनोड। तो अगर मैं चाहूं तो इन दोनों को भी रख सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा? ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं।
क्या फर्क पड़ रहा है इससे? कुछ नहीं, बोलो। अच्छा एक बात और है, मैंने आपको अभी बताया था कि SRP इज इक्वल टू माइनस SOP होता है और SOP इज इक्वल टू माइनस SRP, बताया ना अभी थोड़ी देर पहले। अगर हमें SRP मालूम हो, अगर हमें SOP मालूम हो और SRP बताना हो किसी का भी तो बस माइनस लगाना है, और अगर हमें SRP मालूम है, SOP बताना है तो बस माइनस लगाना है SRP के सामने। ठीक, अब एक बात बताओ कि ये SRP कैथोड है, ई नोट सेल इज इक्वल टू SRP कैथोड माइनस SRP एनोड। अब अगर मैं SRP की जगह पे SOP लिखूं तो क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस SOP। भाई SRP इज इक्वल टू माइनस SOP, नहीं समझ पा रहे? तो मैं इस SRP की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? SRP एनोड की जगह पे माइनस SOP एनोड, एनोड, बोलो। तो ये क्या बन जाएगा? अगर मैं ये वैल्यू SRP की यहां लगा रहा हूं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP कैथोड माइनस, और SRP एनोड की जगह पे जाएगा माइनस SOP, माइनस SOP। तो ये हो जाएगा ई नॉट सेल इज इक्वल टू SRP कैथोड प्लस SOP एनोड। तो अगर क्वेश्चन में कैथोड का SRP और एनोड का SOP दे रखा हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा एक और बात बताओ, चलो ये हमारा आ गया, देखना। अब इसमें अगर मेरे को SRP कैथोड की जगह पे SOP लगाना हो तो मैं क्या लगाऊंगा? SRP इज इक्वल टू माइनस SOP, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस SOP कैथोड। तो ये हो जाएगा आपका ई नोट सेल इज इक्वल टू माइनस SOP कैथोड प्लस SOP एनोड। इनको आगे पीछे कर दो, तो ई नोट सेल इज इक्वल टू SOP एनोड माइनस SOP कैथोड। देखिए ये भी बन जाएगा। तो अगर दोनों के SOP दे दे, कैथोड एनोड दोनों का ही SOP दे दे, तो आप इसको यूज कर लेना। फिर अगर एनोड का SOP और SRP कैथोड का दे दे तो इसको यूज कर लो, दोनों ही SRP दे रखे हो तो इसको यूज कर लो। ठीक है, सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत? और अगर इसमें टेंशन हो रही हो तो आप सीधा इसको याद रखिए। फिर दिस इज द मेन फॉर्मूला। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड है, मतलब दोनों SRP हैं। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन में SOP दे रखा है तो पहले फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू SRP, और तब आप वैल्यू यहाँ लगा पाएंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है? SRP। अगर SRP दे रहा है क्वेश्चन में तो सीधा SRP लगा दो, और SOP दिया है तो पहले उसे माइनस लगा के SOP में, SOP दिया है तो पहले माइनस लगा के SRP में चेंज करो, फिर वैल्यू पुट करो, तब आएगा ई नोट सेल। ठीक है, नोट करिए, नोट डाउन दिस ऑल। नेक्स्ट लिखिए मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। हमारे पास एक जिंक का इलेक्ट्रोड है और मुझे उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? एक्सपेरिमेंट करके कैसे पता करूंगा, ये क्वेश्चन है। तो आप इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले मान लो हमने क्या करा, दिस इज आवर जिंक इलेक्ट्रोड। और जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बनेगा आपको पता ही है। क्या करना है हमें इसके लिए? एक जिंक का रॉड किस में डाल देंगे? जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में। तो जो आप जिंक का रॉड जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दोगे तो आपका जिंक इलेक्ट्रोड बन जाएगा। मुझे इसका क्या बताना है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कल हमने आपको बताया था कि जब भी किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना होता है तो हमें उसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के संग कनेक्ट करना पड़ता है पहले, और उस दूसरे वाले इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम अपने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता सकते हैं। तो वो जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है जिसकी हेल्प से हम अपने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता पा रहे हैं, उस दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का नाम क्या रखते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं उसको? रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बताया था ना। और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पे हम कौन सा इलेक्ट्रोड यूज करेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सपोज करो मेरे को जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना है, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कनेक्ट इट विद स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा किसके साथ? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ। दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब मैं बना नहीं रहा पूरा इलेक्ट्रोड, बस मैंने लिख दिया ये आपका क्या है?
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये हमने बीच में क्या लगा दिया है, वोल्ट मीटर। ठीक है, अब होगा क्या कि जब आप जिंक इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक रीडिंग देखने को मिलेगी जो कि होगी 0.76 वोल्ट। और ये जो रीडिंग होगी इसी को हम लोग क्या मानते हैं, ई नॉट सेल, यानी कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक चीज और देखो, जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, है ना। जो 10th का मेटल रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें क्लियरली मेंशन है कि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। नाउ बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, जिंक विल एक्ट एज एनोड। यस और नो? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दिस कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और उस पर ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड की तरह बिहेव करेगा। और जो कम रिएक्टिव एलिमेंट का इलेक्ट्रोड होगा दैट विल एक्ट एज कैथोड, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, वहां रिडक्शन होगा और वो किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड की तरह। ठीक, अब ये हमारा एनोड की तरह बिहेव करेगा, ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा। और यहाँ पे जो रीडिंग आएगी दोनों को कनेक्ट करते ही वो कितनी आ जाएगी, 0.76 वोल्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ क्योंकि ये एनोड की तरह बिहेव कर रहा है मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, ऑक्सीडेशन। मतलब जो Zn है, Zn वो Zn किस में चेंज होता जाएगा, Zn+2 में। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, Zn विल चेंज इनटू Zn+2 और कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2। वहां पे क्या होगा, कैथोड है ना वो, तो वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो मैं बता चुका हूँ रिएक्शन कैसे होगी, H पॉजिटिव विल गेन इलेक्ट्रॉन और किसमें चेंज हो जाएगा, हाफ H2 में। मैं आपको बता चुका हूँ कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैन एक्ट एज बोथ कैथोड एज वेल एज एनोड। अब क्योंकि जो दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है हमारा ये ज्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो ये एनोड है और वो कैथोड है। यहाँ रिएक्शन ये वाली होगी, यहाँ रिएक्शन ये वाली होगी। यहाँ जो रीडिंग आई है उसको हम क्या मानते हैं, ई नॉट सेल पोटेंशियल। अब आपका फॉर्मूला क्या है, हमारा जो फॉर्मूला है वो है ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। बोलो यस और नो? अब ई नॉट सेल कितना आ गया आपका, तो ये आ गया 0.76। ओके, अब ई नॉट कैथोड तो ये है, तो कैथोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0.00 वोल्ट। मैंने बता दिया है आपको, इसको हमने मान लिया है, कितना मान लिया है, 0। अब ई नॉट एनोड तो आपको बताना ही था, तो ये हमें बताना है। तो ई नॉट एनोड अब क्या होगा बताओ, इस माइनस को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, -0.76 वोल्ट। तो इसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल आपका आ गया, कितना आ गया, 0.76 वोल्ट माइनस। कोई दिक्कत? तो दिस इज हाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई नॉट एनोड को मैं मेंशन कर सकता हूँ, ये जिंक इलेक्ट्रोड है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ -0.76 वोल्ट। ठीक है सर, सॉरी ये यहाँ पे ये SRP है तो Zn+2 Zn आ जाएगा, क्योंकि ये सब SRP होते हैं यहाँ पे। ठीक, तो आपका जिंक का SRP कितना आ गया, -0.76 वोल्ट। अब अगर हमें किसी का भी पता करना हो, किसी भी इलेक्ट्रोड का पता करना हो, बस यहाँ जोड़िए उसको, इसको हटाओ, उसको लगाओ, और यहाँ रीडिंग देखो, जो भी रीडिंग आए उसको यहाँ मेंशन करो, इसकी रीडिंग 0 लगाओ और तुरंत इसका आ जाए करेगा। कोई दिक्कत? नोट करो यहाँ तक। अच्छा, एक चीज समझो जरा, देखो इधर, जैसे हमने अभी जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करा है उसको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करके, ऐसे ही हम सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर सकते हैं। आयरन इलेक्ट्रोड का पता कर सकते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड का, सिल्वर इलेक्ट्रोड का, आयरन गोल्ड इलेक्ट्रोड का, बोलो, है ना, सोडियम इलेक्ट्रोड का, पोटेशियम इलेक्ट्रोड का, सारे इलेक्ट्रोड का पता कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहे? तो हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, इसी मेथड से जिंक इलेक्ट्रोड की जगह कॉपर इलेक्ट्रोड लगाया, उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल पता कर लिया, फिर सोडियम का इलेक्ट्रोड लगा दिया, उसका इलेक्ट्रो पोटेंशियल पता कर लिया, फिर इसकी जगह पे कोई और लगा दिया, उसका पता कर लिया। तो जब हम क्या करेंगे,
सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता कर लेंगे इसी मेथड से, और फिर उन सारे इलेक्ट्रोड्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन बाय लाइन रखते जाएंगे, तो हमें एक सीरीज मिलेगी और उस सीरीज का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड्स बाय यूजिंग सेम मेथड, और देन वी विल अरेंज ऑल द इलेक्ट्रोड्स लाइन बाय लाइन आइदर इन देयर इंक्रीजिंग और इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सारे इलेक्ट्रोड को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे, देन वी विल गेट अ सीरीज विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। डालिए हेडिंग, लिखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिखो इसमें जरा, when all the electrodes are arranged in increasing or in decreasing order, of their electrode potential, then a series is obtained called इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उस सीरीज का नाम क्या रखेंगे हम? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक, तो पॉइंट क्लियर है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है क्या? सारे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करा पहले, फिर उन सारे इलेक्ट्रोड्स को उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन बाय लाइन अरेंज करा, तो हमें एक सीरीज मिलेगी। वो सीरीज का नाम क्या रख दिया है? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे तो यू हैव वेरी बिग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एनसीईआरटी में तो बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐसे लाइन बाय लाइन रख करके एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत बड़ी बनाई है। उतनी बड़ी हम नहीं बनाएंगे और वो आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 2-4 मेन बस पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है? यहाँ देखो, उसको बाद में देखना। अरे बंद करो उसको। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ बना रहा हूँ छोटी सी, बस आपको वही बनानी है, क्योंकि ये आपको लर्न नहीं करना है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज हैं दे आर गिवन इन द क्वेश्चन, वो क्वेश्चन में आती हैं, ठीक है? तो जरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बना रहा हूँ छोटी सी, वो बनाओ यहाँ पे। तो ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है? मैंने सारे इलेक्ट्रोड्स का नहीं लिखा है, सारे आपको देख रहे हैं तो आप एनसीईआरटी में देख लेना। ये है हमारा F2 से 2F नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव से Mn डबल पॉजिटिव, Au ट्रिपल पॉजिटिव से Au, और सामने कितना है? 1.40 वोल्ट। Cr2O7 डबल नेगेटिव से Cr+3 1.33 वोल्ट, Ag पॉजिटिव से Ag 0.80, Fe ट्रिपल पॉजिटिव से Fe 0.77, Cu+2 से Cu 0.52, ये H पॉजिटिव से H2 0.00, Ni+2 से Ni -0.25, Fe+2 से Fe -0.44, Zn+2 से Zn -0.76। अभी हमने कैलकुलेट भी करके देखा था जिंक का। और Li पॉजिटिव से Li -3.05 वोल्ट। सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये SRP गिवन है या SOP? ये सारे के सारे SRP हैं, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। आप देखो F2 में F की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? F2 में F की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, तो 0 से -1 रिडक्शन हुआ ना, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजिंग, तो ये SRP दे रखा है। अब देखो Ag पॉजिटिव से Ag +1 से 0 होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो रिडक्शन हो रहा है, तो SRP। तो क्योंकि सब में रिडक्शन हो रहा है तो ये सारे के सारे SRP हैं। दूसरी बात, हमें वोल्ट है, मैंने वोल्ट लिखा नहीं है, 2.87 वोल्ट, 1.57 वोल्ट, इस तरीके से। दूसरी बात ये है, और समझो इधर कि एक पॉइंट और है, नीचे आप जा रहे हो तो आप देखो द वैल्यू ऑफ SRP इज डिक्रीजिंग। बोलो यस और नो। तो मैं यहाँ लिख सकता हूं ऑन मूविंग डाउन, SRP डिक्रीजेस। ठीक, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे को इन सब का SOP बताना हो, ये तो SRP गिवन है, तो मैं क्या करूंगा? SRP के सामने बस माइनस लगाना है, SOP आ जाएगा। भाई आपको बता चुके हैं पहले, SOP इज इक्वल टू -SRP,
और SRP इज इक्वल टू माइनस SOP। बोलो, तो अगर मेरे को इन सबका SOP बताना हो तो बस सबके सामने क्या लगा देना है, माइनस। अब एक बात बताओ, अगर मैं सबके सामने माइनस लगा दूंगा तो जो वैल्यू प्लस में है वो सारी माइनस की हो जाएंगी, और ये सारी हो जाएंगी आपकी, ये सब हो जाएंगी माइनस वाली वैल्यू प्लस की। यानी कि SRP का तो घटता हुआ ऑर्डर है, लेकिन SOP का इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा ये, है ना। अगर इनका SOP पता करेंगे तो ऑर्डर कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो SRP नीचे जाने पे घट रहा है, बट SOP क्या हो रहा है, इंक्रीजेस। ठीक, एक बात और समझो कि अगर किसी भी जगह पे SOP हाई है, किसी भी मेटल का, किसी भी एलिमेंट का, इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन टेंडेंसी हाई है, उसका ऑक्सीडेशन जल्दी हो जाएगा, फास्ट होगा। समझ में आ रहा है। अगर किसी का SRP की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन फास्ट होगा, ये ध्यान रखना पॉइंट हमेशा। ठीक, तो अब अगर यहाँ पे SOP इंक्रीज हो रहा है, SOP बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन नीचे जाने पे जल्दी जल्दी होता जाएगा, तो ऑक्सीडेशन टेंडेंसी नीचे जाने पे क्या होगी, इंक्रीजेस। ऑक्सीडेशन टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीजेस। अच्छा, अगर इनकी ऑक्सीडेशन टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो इनका इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी भी बढ़ेगा। भाई इलेक्ट्रॉन जब लूज होता है, आपने ऑक्सीडेशन की वो पढ़ी होंगी डेफिनेशंस, क्या क्या डेफिनेशन होती हैं, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो ही ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है ना। बोलो, तो इनका इलेक्ट्रॉन लूजिंग एबिलिटी भी नीचे जाने पे क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस। अच्छा, दो मेटल है, एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है, एक थोड़ा देर में लूज करता है, तो ज्यादा अच्छा मेटल कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर रहा है ना। हमें डेफिनेशन भी पढ़ रखी है, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वो मेटल होते हैं, जो जल्दी लूज करेंगे वो अच्छे मेटल होंगे। तो इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी नीचे जाने पे बढ़ रहा है, मतलब मेटेलिक नेचर नीचे जाने पे बढ़ेगा। तो मेटेलिक नेचर नीचे जाने पे क्या होगा, इंक्रीजेस। सेम रिलेशन निकाल रहे हैं, SRP इंक्रीज हो रहा है तो वो SRP डिक्रीज हो रहा है तो SOP इंक्रीज होगा, SOP इंक्रीज होगा मतलब ऑक्सीडेशन जल्दी जल्दी होगा नीचे जाने पे, मतलब इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी लूज करेंगे नीचे जाने पे, इसका मतलब मेटेलिक नेचर नीचे जाने पे बढ़ता जाएगा। ठीक, एक चीज और देखो, 6 पॉइंट, नीचे जाने पर ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ रही है, मतलब इनका ऑक्सीडेशन जल्दी जल्दी होता जाएगा। तो आपको मालूम है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है एलिमेंट का, वो किसी दूसरे का क्या करवा रहा होता है, रिडक्शन। बोलो, वो खुद किसी दूसरे के लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो इनका नीचे जाने पे SOP बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बढ़ रही है, लेकिन इनका रिड्यूसिंग नेचर, दूसरे को रिड्यूस करवाने वाला नेचर इनका बढ़ेगा। तो नीचे जाने पे रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। बोलो यस और नो। अब जब नीचे जाने पर इनका रिडक्शन करवाने का नेचर बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो रही है, तो इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर घट जाएगी, उल्टा हो जाएगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं कि ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, डिक्रीजेस। अब बताओ, ये सारे पॉइंट समझ में आई नहीं आई, ठीक है। अब क्या होता है, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखे हैं या एग्जाम में आ जाएंगे कि आपको 2-4 इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोपोटेंशियल दे देगा और फिर आपसे कहेगा कि इनको अरेंज करो मेटेलिक नेचर के इंक्रीज ऑर्डर में, है ना, या रिड्यूसिंग पावर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आपको इस ऑर्डर को ध्यान में रख के क्वेश्चन सोल्व करना है। नहीं समझ में आ रहे, ठीक है, नोट करिए। आगे लिखिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड। देखो, अब हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया था, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने जो रॉड ली थी वो प्लेटिनम की ली थी, ठीक है। अब वहां प्लेटिनम खुद थोड़ी इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट कर रहा था, क्या वहां प्लेटिनम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, नहीं।
प्लेटिनम वहां पे सिर्फ क्या कर रहा है, प्लेटिनम इज प्रोवाइडिंग इट्स सरफेस फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कुछ ऐसे मेटल हैं जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, अगर आप इनका इलेक्ट्रोड बना भी लोगे ना तो ये खुद कभी इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते, दे ओनली प्रोवाइड देयर सरफेस फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस। और ऐसे ही इलेक्ट्रोड्स को हम क्या कहेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड, क्योंकि वो खुद एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे इलेक्ट्रोलाइसिस में, वो तो बस अपनी सरफेस प्रोवाइड करवा रहे हैं रिएक्शन के लिए, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रोड का नाम क्या रख दिया है, इनर्ट इलेक्ट्रोड। लिखें जरा इसमें, समटाइम्स मेटल्स लाइक प्लेटिनम, gold are used as inert electrode, because they do not participate in electrolysis, because they do not participate in electrolysis. They only provide their surface for electrolysis. आराम से करो, ठीक।